आज कराएंगे बायोडाइवर्सिटी एंड पॉल्यूशन। पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी अपने लिए बहुत अच्छी है। कैसे भाई? व्हाट डू यू नो बायोडाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, फंगी, ये प्रोटिस्टा, मोना, ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी। वी हैव लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स इन अवर एरिया, इट्स कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। समझ आ रही इतनी सी बात? हेल्पफुल है, बहुत बहुत हेल्पफुल है। लाइक ये जो तुम देखते हो भाई, तुम ब्रीडिंग करवाते हो अलग अलग प्लांट्स में, एनिमल्स में, ताकि अच्छी क्वालिटी मिले, है ना? जैसे हम करवाते हैं क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, ताकि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटीज कहाँ से आई? क्या हमने केमिकल से? नो, वी फाउंड देम फ्रॉम द वाइल्ड एरिया। हमने देखा कि भाई ये वाला जो राइस वाला प्लांट है ये डिजीज रेजिस्टेंट है, इसको हमने क्रॉस करवाया तो नया प्लांट बना। ठीक है भाई? तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे बहुत बड़ा यूज है। हमारा और कहाँ पे यूज है? हमारी इतनी सारी मेडिसिन, आयुर्वेदिक, या आयुर्वेदिक भी छोड़ो, जितनी भी मेडिसिन है तो कहाँ से एट द एंड कहाँ से आई है? बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है, राइट? तो ये इनका यूज है। जैसे कि और कहाँ पे यूज होता है? सजाने के लिए यूज होता है, फ्लावर्स, राइट? एस्थेटिक वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, तुलसी का पौधा, पीपल का पेड़, है ना? कल्चरल वैल्यूज है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ लाइक इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है, फूड चेन में सिग्निफिकेंस है। तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एंड हमें इसको कंजर्व भी करना चाहिए। लाइक व्हाट वी आर सीइंग दैट वी आर हैविंग अ वेरी रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज, राइट? आप क्या कहते हैं, अनलिमिटेड पोचिंग करने के कारण टाइगर्स की पॉपुलेशन बीच में कम हो गई थी, फिर बीच में हमने प्रोजेक्ट टाइगर अप्लाई किया, देन फाइनली वी आर कोपिंग विद दैट, राइट? तो ये सारी कहानी पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी में। तो एक आता है क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी होती कहाँ पे सबसे ज्यादा, किस एरिया में? अगर वर्ल्ड पे देखेंगे किस लैटिट्यूड पे सबसे ज्यादा होगी? जहां पे उनके सर्वाइविंग कंडीशंस होंगे, जहां पे उनको प्रॉपर आराम से मिलेगा। तो जहां पे नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, हायर टेम्परेचर ना हायर रेनफॉल वाली बात, क्या? हायर टेम्परेचर एंड हायर रेनफॉल। हायर मतलब रेनफॉल ये मामला रहना चाहिए। तो बेसिकली जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, है ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? 90 डिग्री लैटिट्यूड क्या है? पोल, वहां पे है जानवर ज्यादा? नहीं है। आपके वर्ल्ड के फॉरेस्ट का एट द एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहां पे है? 0 डिग्री में नहीं है। तो ये लैटिट्यूड क्या होगी? कम होगी ना? सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है वहां पे। समझ आ रही है? तो बायोडाइवर्सिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड, सेम इज एल्टीट्यूड। पहाड़ की चोटी पे क्या होता है? टेम्परेचर कम हो जाता नहीं होता? तो ऊपर जाते हैं, कहां मिलता है पेड़ पौधे? बर्फ ही बर्फ है ऊपर, तो यहां मिलता है मामला थोड़ा सा। क्या कहते हैं भाई? टेम्परेट फॉरेस्ट इन नीलगिरीज, सोलार्स कहते हैं। ठीक है? तो वहां पे बेसिकली इस एरिया में मिलते हैं। ओके, व्हेन यू गो अप अबव यू विल फाइंड द स्नो एरिया, स्नो कवर्ड पीक्स, सो काइंड ऑफ दैट थिंग। तो हल्का से लिखो फटाक से। देखो, द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द टोटलिटी ऑफ genes, species and ecosystem of the region. जीन्स, स्पीसीज, इतना बढ़ा दिया क्या? 2 दिन तो गायब थे। The term biodiversity refers to the totality of genes, species and ecosystem of the region. That is the occurrence of different kind of organisms. That is the occurrence of different kind of organisms, the occurrence of different kinds of organisms reflects the biodiversity in an area. जब हमने प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम किया था नहीं किया था? हाँ भाई, ये बताया लड़का, क्या नाम है इस लड़के का? हाँ भाई बताओ, पहला कौन सा क्या आता है? जैसे मैंने बताया था, फाइलम, लाइक क्लास, फैमिली, ऑर्डर, याद है ना? तो इस कैटेगरी में हम किसी भी स्पीसीज को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, राइट? सो वी हैव लॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जो हमने करा था, सबसे ज्यादा कौन से एनिमल किंगडम सबसे ज्यादा कौन से हैं? आर्थ्रोपोडा, इंसेक्ट वाला ग्रुप, ठीक है? और सबसे ज्यादा प्लांट वाले में कौन है?
एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो लिख लो इसको कि एंजियोस्पर्म्स are the largest of the plant group and insect are the largest of animal groups. insect बोले तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। मैंने बताया ये वाला मामला, इसको लिखो कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया is, इसमें लिखो the richness of biodiversity of an area, the richness of biodiversity of an area is inversely proportional to its latitude and altitude. जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगी बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी, और जैसे लैटिट्यूड 0 डिग्री वहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है ना। हमारा रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाएंगे बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। कह रहे क्यों ऐसा? कौन सा रेट होता है? क्या कहता है वो? इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है ज्यादा? लिखो, इन इंडिया वी फाउंड मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न घाट्स एंड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, देखो हेडिंग डालो, यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ काम आती है? वेस्टर्न घाट्स कितने हैं? 2, फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अरे वहीं तो है अपने बड़े बड़े ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स। क्यों है रे? क्यों यहाँ पे इतने पेड़ पौधे क्यों है यहाँ पे? हाई रेनफॉल। यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फूड एंड इम्प्रूव वेराइटीज। मैंने बताया जो आपका भी ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, अगर हमारे पास वैरायटी नहीं होती तो हमारे पास नहीं आ पाता, राइट। सेकंड में लिखो ड्रग्स एंड मेडिसिन। सेकंड में ड्रग्स एंड मेडिसिन एक ही बात है और दूसरी बात है। कह रहे मनीष यादव लेते हो? ड्रग नहीं लेते जब बीमार होते हो हैं? तो जैसे कि लिखो इसमें पॉइंट लिखो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स में मॉर्फिन ड्रग तो नहीं ना? इसमें नंबर 1 ड्रग और मेडिसिन में लाइक पॉइंट नंबर ए लिखो, मॉर्फिन यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स, पेन किलर। मॉर्फिन यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स, पेन किलर, ठीक है। प्लांट से मिलती है, प्लांट से मिलती है, प्लांट से। उसका प्लांट का नाम है, उसका बायोलॉजी टर्म है पेपेवर सोमनिफेरम। लिख लो हाँ। मॉर्फिन यूज टू ट्रीट यूज फॉर एनाल्जेसिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पापावेर सोमनिफेरम। पापावेर सोमनिफेरम एक पेड़ का नाम है जिससे कि आपकी मॉर्फिन निकाली जाती है, ठीक है। अगला लिखो क्यूनाइन, क्यूनाइन QUININE, क्यूनाइन मेडिसिन का नाम है, यूज टू ट्रीट मलेरिया। यूज टू ट्रीट मलेरिया किससे मिलती है? चिंचोना बाग ट्री, चिंचोना नाम का पेड़ होता है, उसके बाग से बनाते हैं क्यूनाइन, चिंचोना बाग ट्री। टैक्सोल इज एन एंटी कैंसर ड्रग। टैक्सोल TAXOL, टैक्सोल इज एन एंटी कैंसर ड्रग। लिखो ना। ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ yew tree, YEW, yew tree, YEW, yew tree। अगला यूज लिखो एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। एस्थेटिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स, फॉर एग्जाम्पल एस्थेटिक तुमने देखा होगा बायोडाइवर्सिटी, इको टूरिज्म, बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ, पेट कीपिंग, गार्डनिंग होता है ना। और कल्चरल में क्या है? तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़। तो लिख लो इसको कि भाई ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम OCIMUM, ऑसिमम सैंक्टम SANCTUM, सैंक्टम क्या है ये?
तुलसी का बायोलॉजिकल नेम, कभी कभी आउट ऑफ द ब्लू आ सकता है क्वेश्चन, जैसे आया था कि भाई वैक्सीन को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, 4 नाम थे, पिग, काउ, हाँ, मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो आता है। तो ऑसिमम सैंक्टम तुलसी, फिस्कस, फिक्कस FICUS, फिक्कस रेलिगोसा, फिक्कस रेलिगोसा पीपल का पेड़। लिखो थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट, थ्रेट लगाएंगे, धमकी दिलवाएंगे। सबसे बड़ी थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी की, बहुत बार पूछी जाती है, विच इज द मोस्ट डिजास्टर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इज नंबर 1 हैबिटेट लॉस। घर छीन लो, बायोडाइवर्सिटी खत्म है। फॉरेस्ट काट दो, पेड़ खत्म है, जानवर अपने आप भाग जाएंगे, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे आती है हैबिटेट लॉस। पता है इतना नॉर्मल क्या होता है हैबिटेट लॉस? सिंपल सी बात, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एक ही बात है। बीच में आपने क्या करा, पेड़ों के लाइक जंगल के बीचों बीच में कुछ बना दिया, फ्रेगमेंटेशन कर दिया, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट से बांट दिया। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन द फर्स्ट टॉप मोस्ट थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। सेकंड पे क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीसीज, कोई भी बाहर से कोई भी नई स्पीसीज जो इको लाइक एनवायरमेंट में नहीं है, तो सेकंड सबसे बड़ा कारण है। तुमने वो देखी होगी जोरासिक वर्ल्ड, उसमें वो क्या करा था, उसने सबका एकदम तहस नहस कर दिया था। तो सेकंड लिखो, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, एक्सोटिक, इन्वेजिव, एक्सोटिक एक ही बात है। तो लिख लो इसमें कि न्यू स्पीसीज, इसी में एक्सोटिक वाले में वो तो हैबिटेट का तो पता ही है, उसमें क्या क्या लिखो, इसमें लिखो न्यू स्पीसीज एंटरिंग अ जियोग्राफिकल रीजन, न्यू स्पीसीज एंटरिंग अ जियोग्राफिकल रीजन आर कॉल्ड एक्सोटिक और एलियन स्पीसीज, आर कॉल्ड एक्सोटिक और एलियन स्पीसीज। समझ आ रही है? एग्जाम्पल लिखो, लेक विक्टोरिया में एक फिश लाए, जिससे बोला गया नील पर्च, क्या नील पर्च नाम की फिश लाए, उसमें सारी के सारी वहां पे सारी जो छोटी छोटी फिश थी सबको खा गई वहां पे जाके। विक्टोरिया में, लेक विक्टोरिया में एक नई फिश इंट्रोड्यूस करवाई थी नील पर्च नाम की, वो वहां पे सारी की सारी फिश को खा गई। बताओ, इन्वेजिव स्पीसीज, खत्म मामला एक बार में, लिख लो है। ऐसा हुआ था, अभी उन्होंने रिस्टोर करा हुआ ना, फिर बाद में डाली होंगी, क्या है यार भाई। उन्होंने ना फिर उसमें वो डाला था एक तरह की एलगी कह लो कुछ। नंबर 1 भैया ये नील मतलब पर्च, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया काम आएगा। नंबर 1 लिखो नील पर्च, इसी में एग्जांपल, हाँ, अ प्रेडेटरी फिश, अ प्रेडेटरी एक्सोटिक फिश इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया। एलिमिनेट ऑल द स्मॉल वेराइटी ऑफ, कौन सी फिश हटाई थी इसने? हाँ भाई पढ़ा है तुमने, बताओ। वेरी गुड, चिचलिड फिश, वेरी गुड वेरी गुड। लिखो चिचलिड फिश हटाई थी इसने आगे यहाँ पे, CICHLID, CICHLID, चिचलिड फिश को यहां से आगे हटा दिया। नंबर 2 देखो, वाटर हायसिंथ, तुमने देखा होगा गांव में पोखर वगैरह होगी होगी, लेक वगैरह है गांव में, वो जो हरे कलर के पौधे उगे रहते हैं ऐसे, पूरे एक लेक को घेर लेते हैं, देखें वाटर हायसिंथ, उन्हें वाटर हायसिंथ बोलते हैं, देखें रे मुजफ्फरनगर में होते हैं। वेरी गुड, लिखो वाटर हायसिंथ, ये इसी के अंदर लिखना है। सेकंड एग्जांपल ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, वाटर हायसिंथ, HYACINTH। क्लॉग्स रिवर्स एंड लेक्स, क्लॉग कर देता है पूरा, एकदम गंदगी, एकदम पूरा पानी नहीं दिखेगा, बस पौधे ही पौधे दिखेंगे, ठीक है। थर्ड है इसका लेंटाना कामरा, पेड़ का नाम है लेंटाना, LANTANA, लेंटाना, CAMARA, कमारा, ठीक है। ये 3 थे एक्सोटिक स्पीसीज जिन्होंने आके दंगल मचा दिया था, ठीक है। पहला वाला इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बता दिया उसके बारे में। अगला है आपका स्पीसीज एक्सटेंट होती जा रही है भाई, क्या हो रही है? स्पीसीज एक्सटेंट होती जा रही है। तो भाई क्या करा IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने क्या करा, एक रेड लिस्ट बनाई, क्या बनाई? रेड डाटा बुक, रेड लिस्ट बनाई, और उसने इसमें स्पीसीज को बताया कि कौन सी एक्सटेंट है, कौन से क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल है, इस टाइप से, ठीक है। तो उसने 8 कैटेगरी में बांटा, 8 कैटेगरी में बांटा। तो लिख लो इसको, IUCN रेड लिस्ट, IUCN
रेड लिस्ट। कितने पार्ट में बांटा इसने इसको? 8 में। ठीक है, ठीक है भाई। पहली इज एक्सटिंक्ट, वो स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। दूसरी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तीसरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चौथी एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, ठीक है, लो रिस्क, डेटा डेफिशिएंट, नॉट एवेल्युएटेड। एक्सटिंक्ट मतलब जो लुप्त हो गई। पता है ना सर, नॉर्मली क्या होता है, सपोज साइंटिस्ट ने, IUCN वालों ने सर्वे किया, उन्होंने देखा डायनासोर की प्रजाति को ढूंढते, तो डायनासोर की प्रजाति को ढूंढा, एकदम कंफर्म हो गया कि भाई डायनासोर की प्रजाति नहीं बची, तो क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट हो गई भाई। ठीक है, एक्सटिंक्ट समझ आया? एक्सटिंक्ट, एक भी ना उसका पेड़ पौधा कुछ भी नहीं बचा, ना एक बच्चा भी नहीं बचा। ठीक है, फॉसिल ही मिले मुश्किल से, जब खोदा तो फॉसिल ही मिले, वो भी एकदम गहरा खोदने के बाद। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होता है? एकदम ढूंढा, नहीं मिला, बोला बंदर की प्रजाति ढूंढी, बंदर ही नहीं मिले, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो हैं, कुछ उनको ऐसे स्पेसिफिक स्पॉट्स मिले, बंदर नहीं मिले, कुछ ना कुछ ऐसा लगा जिससे उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं तो हैं, तो एक्सटिंक्ट बोला, लेकिन वाइल्ड में, कि शायद जंगल में कहीं एक्सटिंक्ट हो गए हैं। समझ रहे हो कि लास्ट रीजनेबल डाउट नहीं रहा उनके पास। जैसे इसमें तो लास्ट रीजनेबल डाउट था ही नहीं एक्सटिंक्ट में कि भाई एकदम कंफर्म, इसमें नॉट कंफर्म है हल्के से, तो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मिला नहीं, स्पीसीज नहीं मिली। लेकिन समझाया, सर्वे करने के बाद जब हल्का डाउटफुल रहा तो बोला कि एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो गए, दिखे नहीं, कभी भी दिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरी होती है, जैसे थ्रेटन, इन 3 कैटेगरी को कहते हैं थ्रेटन विद एक्सटेंशन, कि एक्सटेंट हो सकती है, क्या कहते हैं? थ्रेटन विद एक्सटेंशन, कि 2 तो एक्सटेंशन होगी ना ऊपर वाली, अगर इनको कंजर्व नहीं किया गया तो एक्सटेंट हो जाएंगी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड वाली वो होती है जो लाइक एक्सटेंट हो जाएंगे अगर उनको बचा के रखेंगे। तो बचपन में पढ़ा था नॉर्मली, राइट? पढ़ाया था उसमें 8th क्लास की बुक में भी, एंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या होती है? दोज स्पीसीज विच आर एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इन इमीडिएट फ्यूचर, जल्द ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी इमीडिएट फ्यूचर में। वर्डिंग पे ध्यान देना, तभी मैंने गोला मारा है, इमीडिएट फ्यूचर। ठीक है, एंडेंजर्ड वाली कौन सी होती है? दोज स्पीसीज विच आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, बट आर हैविंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इन नियर फ्यूचर। समझ आ रही है? वल्नरेबल, उससे थोड़ी सी कम रिस्क। दोज हु आर नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड बट हैविंग हाई रिस्क, वेरी नहीं है, हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड इन मीडियम टर्म फ्यूचर, थोड़ी और कम। समझ? थ्रेट परसेप्शन देख रहे हो? लो रिस्क, और भी रिस्क कम हो गई, जो ऊपर तीनों में से कोई भी नहीं है। नॉट क्रिटिकल एंडेंजर्ड एवेल्युएट करा, जिसको सर्वे किया गया और पता लगा ना वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, ना वो एंडेंजर्ड, ना वो वल्नरेबल है, उसको लो रिस्क में डाला गया। समझा इतनी सी बात? डेटा डेफिशिएंट, सर्वे किया लेकिन डेटा थोड़ा कम, मतलब कमेंट करने के लिए डेटा डेफिशिएंट लगा कि हम इस पर कमेंट नहीं कर सकते, ये कैसी, क्योंकि ज्यादा है बहुत, अब इतने सारे कुत्ते घूम रहे हैं, क्या करें इसका, कितना डेटा काउंट करेंगे अब, काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, एक है नॉट एवेल्युएटेड, कि एवेल्युएट ही नहीं किया। समझ आ रही है? डेटा डेफिशिएंट में एवेल्युएट किया था लेकिन डेटा ठीक से मिला नहीं, बोला अब तुम वो कुछ डेटा लेके आया होगा कि भाई 100 हैं, कल कोई न्यूज़ आई सर ये तो 17 लाइक 5 वहाँ से निकल आई, तो डेटा ठीक नहीं है। समझ आ रही है? डेटा डेफिशिएंट। ठीक है, तो ये कहानी है। नॉट एवेल्युएटेड मतलब एवेल्युएट ही नहीं किया कि बहुत सारे हैं, क्या दिक्कत है। तो ये 8 कैटेगरी हैं जो कि आपकी IUCN ने रेड लिस्ट में डाली। 8 कैटेगरी पूछता है,
नॉर्मल बेसिक, ठीक है। एक तो ये कहानी है। अब थ्रेट हो गई तो कंजर्व भी करेंगे, कंजर्व करेंगे नहीं करेंगे? तो कंजर्व करने के दो प्रोसेस होते हैं, इसको बना लेना जो बना रहा हूं अभी मैं। कंजर्व करने के दो प्रोसेस है, बनाओ इसको, बन लिखो जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। एक्सटेंड, ये तीनों पता लगे ना, तीनों ही इन तीनों कहते हैं बस ये थ्रेटन वाली चीज, ओके। थ्रेट तो इनका है ना एक्सटेंड का, तीनों में। तो देख लो रेश, ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, ठीक है। लिख लो, बताता रहता हूं। दो टाइप का होता है, एक होता है इन सिटू, कि भाई जहां पे जानवर रह रहे हैं ऑन साइट, इन सिटू मतलब ऑन साइट, वहीं पे जाके उनको बचा लो, वहीं पे जाके कंजर्व कर लो, ठीक है। कैसे बचाएंगे? जानवर मत बचाओ, एरिया बचा दो, जानवर अपने आप बच जाएंगे, राइट। इससे कहते हैं प्रोटेक्टिव एरिया नेटवर्क, उस एरिया को प्रोटेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, राइट। ये दो टाइप के होते हैं, टेरेस्ट्रियल, मरीन, सिंपल सी बात है। इधर आते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, जो ट्राइबल्स होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, कुछ एरिया फॉरेस्ट का सेक्रेड होता है, भगवान मानते हैं, ठीक है। हमारे देख अभी कंतारा मूवी देखी थी, कंतारा मूवी, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ट्राइबल्स अब क्योंकि वो जंगल में रहते हैं, उनके लिए जंगल सिर्फ घर नहीं है, उनका वे ऑफ लाइफ है वो। अगर हम जंगल ट्राइबल से छीन लेंगे तो उनका वे ऑफ लाइफ छीन लेंगे, हम उनकी जिंदगी, आत्मा छीन लेंगे उनसे, उनका खाना पीना रहना सब कुछ, ठीक है। जैसे मालेर पहाड़िया इज अ ट्राइबल, इज अ ट्राइबल। आपका छोटा नागपुर प्लेटियो में मिलता है मालेर पहाड़िया। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग कुछ भी खेती करने से पहले कुछ भी करेंगे, पहले भगवान को पूजेंगे। अगर धरती को पूजें तो धरती गोसाई, गोसाई मतलब भगवान, धरती गोसाई, ठीक है। काटेंगे तो लाइक ट्री गोसाई, ऐसे करके कुछ भी चीज करेंगे पहले भगवान को पूजा करेंगे, ठीक है। तो जब वो सब कुछ भगवान को ही मान रहे हैं, उसके सेक्रेड ग्रूव्स, उस एरिया को सेक्रेड को, ग्रूव को सेक्रेड मान लिया, तो अपने आप बच गया हो, तो कटवाने थोड़ी देंगे उनको। पेड़ पक्षी इनके लिए टोटम होते हैं, जैसे हिंदुओं में देखा होगा, कौवे को खिलाते हो ना श्राद्ध में, कौवे को, काले कुत्ते को, कुत्तों को, जो भी है नॉर्मल देते हो ना, चिड़ियों को पानी, की भाई अपने पूर्वज ये खा के जो जा रहे हैं। तो ऐसे उनका 24 आवर चलता है, हमारा तो कभी कभी आता है, उनको 24 आवर है, ओके। जैसे हमारे लिए सेक्रेट क्या है, गंगा माता, राइट। गाँव जो गई है मतलब गाय, वो हमारे लिए सेक्रेट है, तो वैसे बच जाती हो। बैन लगे ना, काउ स्लॉटर पे बैन है, बफेलो स्लॉटर पे तो नहीं समझ आ रही है? काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये कहानी है। तो सेक्रेड ग्रूव्स वो अपने आप बच जाएंगे, वहां पर रहने वाले जानवर और सब कुछ पेड़ पक्षी अपने आप बच जाएंगे। सेक्रेड लेक्स, लेक्स आपके सेक्रेड माने जाते हैं, जैसे खेचियोपारी लेक लिख लो, सेक्रेड लेक में खेचियोपारी लेक इन सिक्किम सेक्रेड है। खेचियोपारी लेक, KECH, KECHEOPARI, खेचियोपारी लेक इन सिक्किम सेक्रेड है भाई, ठीक है। तो ऐसे लेक्स को सेक्रेड माना, उसको कंजर्व कर दिया, तो भाई वहीं पे जाके आपने उस एरिया को कंजर्व कर लिया, दिख रहा है ना, इन सिटू यानी ऑन साइट, वहीं पे जाके कंजर्व किया। क्या समझ आया सुधीर? एक होता है एक्स सिटू, कि जानवर को उठा के अपने पास लाए, या फिर जानवर खत्म हो रहे तो उनका जर्म प्लाज्म ले लिया, उनके लाइक टिश्यूज ले लिए, बाद में हुआ कि उनको ठीक से सही टाइम पे लाइक ब्रीडिंग करवा देंगे, ठीक है। तो ऑफ साइट करा उनको। फॉर एग्जाम्पल सेक्रेड प्लांट्स, जैसे आप लाइक पीपल का पत्ता, पीपल का पेड़ है, सेक्रेड प्लांट है, फिक्कस रेलिगोसा, ठीक है। ऑसम सैंक्टम तुलसी सेक्रेड प्लांट है, अलग से उगा लिया, बढ़िया एकदम, ठीक है। सेक्रेड प्लांट को कंजर्व कर लिया। आपके होम गार्डन, घर में आपने गार्डन लगाया मस्त एकदम, कि भाई मुझे कंजर्व करना है, मैं यहाँ पे इसकी खेती करूंगा ही करूंगा। आपके सीड बैंक, जैसे मैंने बताया कि भाई सीड बचा के रख लिए। एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या होता है? क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी होल्डिंग द जीन्स ऑफ अ स्पीसीज एट अल्टीमेटली लो टेम्परेचर, -190 के आसपास, वेरी लो टेम्परेचर। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन लिक्विड होती है उस टाइम। क्रायो प्रिजर्वेशन इंजन में भी यूज होता है, सुना होगा, देखिए नामी नारायण मूवी, क्रायोजेनिक इंजन्स, मतलब बहुत ठंडा, एक्सट्रीमली ठंडा,
एक होता है प्रायोलिसिस यानी गर्म, एकदम एक्सट्रीमली गर्म। एक होता है क्रायो मतलब होता है आपका एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं इसका लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है। क्या है बेसिकली, सारी कहानी सेम है। जीन्स बचा लिए, सीड्स बचा लिए। आप देखते हैं कि आलू जैसे अपने पोटैटो, अपने जो फार्मर्स हैं वो स्टोरेज में रखते हैं उनको, कोल्ड स्टोरेज में। तो यही मामला उन्होंने बचा के रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब उसको लास्ट टाइम के लिए बचा के रहेंगे तो क्रायो प्रिजर्वेशन करेंगे। ओके। बॉटेनिकल गार्डन आपने देखा हुआ, मेट्रो स्टेशन में बॉटेनिकल गार्डन, वहां पे बॉटनिस्ट ने गार्डन में अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स उगा के रखे, अलग से लाए अपने एरिया में उगा लिए, भाई बचा के रखा। अर्बोरेटा इस टाइप ऑफ बॉटेनिकल गार्डन सेम ही है, बस इसका पंगा क्या है, एक स्पेसिफिक स्पीसीज को वहां पे उगाते हैं अर्बोरेटा में। इट्स अ टाइप ऑफ बॉटेनिकल गार्डन, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क, जू में देखते हैं आप, कल बात हो रही थी, जू में लोग ब्रीडिंग भी करवाते हैं, साइंटिफिक ब्रीडिंग प्रोग्राम भी होते हैं इनके। ओके, इससे कि भाई जानवर की आबादी बढ़े। ओके, साथ में उनको देख भी रहे हैं। अब जो होता क्या है, जंगल में अगर जानवर बूढ़ा हो जाए, अगर हम लोग नहीं देखेंगे मर जाएगा, शिकार कैसे करेगा? वहाँ पे उसकी अम्मी थोड़ी ले बेटा खाना खा ले, ठीक है। जब पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, जब ये सब नहीं होता था मामला, बूढ़ा होके शेर भूखा होके मरता था। ये कहानी तो सुनी होगी, शेर बेशक जंगल का राजा होता है लेकिन बुढ़ापे में भूख से मरता है। बट नाउ वी हैव लाइक जूलॉजिकल पार्क्स एंड ऑल, तो हम उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, हम उनको लाइक भूखा नहीं मरने देते हैं, उनको आराम से बढ़िया आरामदेह जो भी मामला है। एक्वेरिया आपके जो फिशेस आप बचा के रखते हैं, फिशेस को पाल के रखते हैं एक्वेरिया में, ठीक है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेशन मेथड्स, कंजर्वेशन मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सिंपल सी कहानी है। इन सिटू एक्स सिटू पता लग जाएगा, ऑप्शन आएगा, बोलेगा कि भाई आर्बोरेटा इज अ टाइप ऑफ इन सिटू एक्स सिटू, या सैक्रेड है क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ एक्स सिटू प्रिजर्वेशन आर्बोरेटा, ठीक है भाई। अगला आता है पॉल्यूशन। हाँ भाई, तो लिखो पॉल्यूशन के बारे में, लिखो लिखो पॉल्यूशन is an undesirable change in physical, chemical or biological. Pollution is a undesirable change in physical, chemical, biological characteristics of our air, land or water, caused by excessive accumulation, छूट गया, मुझे घूर क्यों रहे हो? Pollution is an undesirable change in physical, chemical or biological characteristics of our air, land or water caused by excessive accumulation, हेलीकॉप्टर उड़ानी, excessive accumulation of pollutants. Pollutants क्या होते हैं? Substance that cause pollution, ठीक है। एयर पॉल्यूशन के बारे में लिखेंगे थोड़ा, एयर पॉल्यूशन हेडिंग डालो। कुछ गैसेस के बारे में लिखवाता हूं तुमको, ठीक है। एयर पॉल्यूशन लिखो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, सिंपल। कैसे निकलती है? कार्बन जब हमारी CO2 बनी, इनकम्प्लीट लिखो, प्रोड्यूस्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, लिख लो, ज्यादा नहीं सोचना है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। सिगरेट पीते हो रे कोई? नहीं, उसमें से भी निकलती है, नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट स्मोक ऑल्सो प्रोड्यूसेस CO, सिगरेट स्मोक ऑल्सो प्रोड्यूस CO। अब फॉसिल फ्यूल आपके कहाँ पे यूज हो रहे हैं? फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, यानी ये जब जलाएंगे तब भी CO निकलेगा। समझ आ रही इतनी सी बात? यानी पेट्रोल इंजन ये जो होते हैं आपके व्हीकल से CO निकालते हैं। ओके, तो ये कहानी है। अगला लिखो, अगली हाइड्रोकार्बन्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन,
वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। इसमें लिख लो पहला मीथेन। मीथेन कहाँ से निकलती है? बाद में बताना चाहिए था वैसे मीथेन का, अभी बता देते हैं। वोलेटाइल जो सेम है काउ टंग्स और बोला उड़ने वाले वॉलेटाइल, वो है वोलेटाइल वॉलेटाइल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है ना, कार्बन्स। नंबर 1 मीथेन। मीथेन कैसे निकलती है? पहला केस राइस फील्ड, लिखो राइस फील्ड से निकलती है मीथेन, फ्लडेड राइस फील्ड। इसी के अंडर में है ये। मीथेन, मीथेन ऑप्शन डाल पहला, इसमें हेडिंग डालो, इसमें आई, इसमें लिखो ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, कैसे निकलती है? इसमें लिखो ऑल्सो फ्रॉम च्यूइंग ऑफ कर्ड। जो आपकी गाय जुगाली करती है, च्यूइंग ऑफ कर्ड बाय बफेलो या काउ, ब्रैकेट में लिख लेना इंटेस्टाइनल डाइजेशन। उसके जो इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है उसके उससे क्या निकलेगी? आपकी मीथेन निकलेगी। ठीक है। बायोमास बर्निंग, बायोमास बर्निंग, इससे मीथेन निकलती है। वेटलैंड्स भेज देना इसने, बहुत पुराने हैं वो। वेटलैंड से भी क्या निकलती है आपकी? मीथेन। ठीक है, मीथेन समझ आया? लिखो कि फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड सेकंड टॉपिक इसमें हाइड्रोकार्बन, हाँ मीथेन के बाद फॉर्मल्डिहाइड। देखो फॉर्मल्डिहाइड आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर करने वाली होती है। क्या लिखवा है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड लिखो कि एमिनेट फ्रॉम इंडोर सोर्सेज, एमिनेट फ्रॉम इंडोर सोर्सेज, एमिटेड फ्रॉम इंडोर सोर्सेज। ठीक है। इसमें कार्सिनोजेनिक लिख लिया, कार्सिनोजेनिक है। इसमें लिखो कि इंडोर सोर्सेज में सच एज न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेटिंग, न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कारपेटिंग से आप कारपेटिंग बिछाते हैं ना, तो उससे भी निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड लिखो, सल्फर डाइऑक्साइड। जो सल्फर डाइऑक्साइड इज, हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड इज मेजर constituent of emission, major constituent of emission in which sulfur containing coal is burned, sulfur containing coal is burnt. ओके। इसमें लिखो भाई कि और स्मेल्टर्स इसमें और स्मेल्टर्स एंड ऑयल रिफाइनरीज, और स्मेल्टर्स और ऑयल रिफाइनरीज, और स्मेल्टर और ऑयल रिफाइनरीज, okay, also emit significant amount of SO2, also emit significant amount of SO2, also emit significant amount of SO2। इसलिए दिक्कत करता है आपका जो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ऐसे ड्रेन में भी होती है। ठीक है, बिल्कुल उसमें भी होती है। लिख लो हार्मफुल फॉर लंग्स, हार्मफुल फॉर लंग्स। अगर लिखो नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड,
इसमें लिखो इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड। फॉसिल फ्यूल जब बर्न होंगे क्या क्या निकलेगा उसके साथ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलेगी और क्या निकलेगा? अरे और भी बताया था ना पहले, फॉसिल फ्यूल कौन क्या निकालता है? CO, इनकम्प्लीटेड कंबशन। ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन निकालता है आपका फॉसिल फ्यूल। और आपका जब ज्यादा लाइक दिस वन नॉक्स कब निकाला? व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। नॉक्स कब निकलेगी? व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। क्या लिखा है इसमें पहले? इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, वो इतना। देखो यार क्या होता है, आपकी जो एयर होती है इसमें दो तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। एक होते हैं आपके प्राइमरी, यानी कि जो डायरेक्ट निकले, जैसे कि आपके नॉक्स निकली, धुआं निकल रहा है बेसिकली गाड़ी से, तो ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। डस्ट पार्टिकल प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये आपस में रिएक्ट करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं, जैसे स्मोक है ना, फॉग प्लस स्मोक, राइट। ऐसे मिलता है इनके PN बनता है। तो लिख लो सम एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर, some examples of secondary pollutant are ozone, O2 plus O, ozone, PAN, capital में PAN, PAN is peroxyacetyl nitrate, peroxyacetyl nitrate, peroxyacetyl nitrate, PEROXY, peroxy, ACETYL, acetyl nitrate यानी PAN, and smog are the secondary pollutants. Are the ये स्मोक या स्मोग? smog. ठीक है, कभी देखा होगा आपकी आइज इरिटेशन करती हैं, है ना, जलती हैं दिवाली के टाइम में, स्मॉग टाइप जब ज्यादा होता है, देखा है ना, वो क्यों होता है? आता है क्वेश्चन, PAN की वजह से। ठीक है, एक चीज लिख लो इसमें, स्मॉग लिखा है, स्मॉग is also called brown air. Smog is also called brown air. स्मॉग में क्या क्या होता है? O3 भी होती है, नॉक्स भी होती है, PN भी होता है। ठीक है भाई, नॉक्स नाइट्रोजन जो गाड़ी से निकल रहा है, होगा नहीं होगा उसमें? ठीक है, तो लिखो PAN is responsible for the irritation of the eyes. PAN is responsible for the irritation of the eyes. ठीक है भाई, एक होता है इलेक्ट्रो, अब ये हाउ टू रिमूव एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन रिमूव करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या करते हैं ये एक डब्बल टाइप होता है, एयर को यहाँ से पास करवाया, जो पॉल्यूटेड एयर है, इसके जो डस्ट पार्टिकल है अंदर, उसको क्या करती है, ये चार्ज कर देती है। क्या कर देती है? क्या कर देती है बे? चार्ज कर देती है। तो नीचे होता है आपका मैग्नेटिक वाला मामला। सपोज इसने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, जो पार्टिकल्स हैं आपके जो डस्ट पार्टिकल हैं, तो ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर इससे इसको नेगेटिव बना देंगे, तो अट्रैक्ट कर लेता है ये चार्ज करने के बाद। इसलिए क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लाइक कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। बस नॉर्मल बता रहा हूँ, अलग से लिख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर। प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर। वाटर पॉल्यूशन हेडिंग डालो, क्या डालो? वाटर पॉल्यूशन। देखो रे, एक चीज समझना, दो तीन चीजें इसमें, तो उसको समझना ध्यान से। एक है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होती है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। तीन चीज होती हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, समझ आ गई?
पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है तभी वो लोग सांस ले पाते हैं, नॉर्मल सी बात है। ये जब कम होगी पानी में दिक्कत होगी, पॉल्यूशन होगा, है ना। कैसे पॉल्यूशन होगा? बाय लाइक ड्रेनिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, एग्रीकल्चरल, वो जो लाइक फ्लडिंग होगी, आपके इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, घाट पे नहा रहे हैं लोग, कपड़े धो रहे हैं, आपका सीवेज सब कुछ आपने मिला दिया सारा। गंगा, ये यमुना का पानी देखा है आप लोगों ने, क्या काला हो रहा है मस्त एकदम। तो ऐसे वाटर पॉल्यूशन गिविंग लाइक अनवांटेड सब्सटेंस आप पानी में मिलाएंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा ही होगा। समझ आ रही है कहानी? ठीक है। एफ्लुएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? सीवेज से आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं। सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है, कैसे आपने खेती करी वहाँ से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड फ्लो के वहाँ पे आ गई, ठीक है, इस टाइप से हो रहा है। आपने पानी को ठंडा गर्म करा, डैम से पानी रिमूव करा क्योंकि उसमें टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, तो फाइनली क्या होगा? क्या होगा फिर? थर्मल पॉल्यूशन होगा पानी का, ठीक है। ये कहानी है। तो इस कहानी से पॉल्यूशन होता है। तो पानी में होता है एक डिजॉल्व ऑक्सीजन, जब उसमें एफ्लुएंट्स मिलते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन घटती है, समझ आ रही है। उसमें बैक्टीरिया का पैदावार होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोजिशन करने के लिए, समझ आ रही है? समझ आ रही है इतनी सी बात? तो डिजॉल्व ऑक्सीजन क्योंकि बैक्टीरिया यूज कर रहा है इंसान उनसे ज्यादा, लाइक लिविंग थिंग से ज्यादा, ये कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें पॉल्यूशन हो गया। जब पॉल्यूशन होगा, किसी भी एरिया में पॉल्यूशन होगा तो क्या होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड आ गई, ऑक्सीजन लाइक कंबाइंड, उसने कंपाउंड्स बना दिए अंदर जाके। फाइनली व्हाट हैपन? बैक्टीरिया क्या करेगा? इसको जो यहाँ पे जो एफ्लुएंट्स आए हैं, जो गंदगी आई है, उसको डिकम्पोज करेगा। तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन का यूज करता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसकी डिमांड बढ़ेगी कि भाई ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो मुझे और ऑक्सीजन चाहिए। तो जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई होती है यानी कि पानी पॉल्यूटेड है। समझ आ रही इतनी सी बात कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, पानी ऑक्सीजन नहीं है, ओके। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिमांडेड बाय बैक्टीरिया टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। समझ आई इतनी सी बात? और इसमें क्या करता है? दोनों बैक्टीरिया क्या करता है? दोनों, बायोडिग्रेडेबल भी और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी, जो केमिकल सब्सटेंस, पेस्टिसाइड्स वगैरह, उनको डिकम्पोज करने के लिए आपका बैक्टीरिया जो मामला ले रहा है, तो उसके लिए उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। तो ये तीन कहानी है कि अगर कोई बोल रहा है कि किसी पानी की बीओडी ज्यादा है तो क्या होगा? वो पानी साफ होगा, गंदा होगा? गंदा होगा, पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। बीओडी और ओडी ऐसे इनका रिलेशन होता है मामला कि लाइक दिस, जब डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है। समझ आ रही इतनी सी बात? आया बात समझ में? तो ये कहानी होती है। तो ऐसे आपका वाटर पॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। इतनी सी बात लिख लो इस कॉल का सा कि द डिमांड ऑफ O2 is directly related to increasing input of organic wastes and is expressed as biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen demand. So लिख लो, BOD is measure of oxygen required by BOD, biochemical oxygen demand. BOD is measure of oxygen required by aerobic decomposer. BOD is measure of oxygen required by aerobic decomposer. एरोबिक मतलब जो ऑक्सीजन यूज करेंगे, है ना। एरोबिक डिकम्पोजर फॉर बायोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। समझ आया? बायोकेमिकल डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। हायर द बीओडी लोअर इज द डीओ। ये वाला ग्राफ समझ आ रहा है? हायर द बीओडी लोअर इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ। ये जो ग्राफ बनाया अभी भी, हायर द बीओडी, ज्यादा बीओडी होगी तो डीओ क्या होगी? कम होगी, लोअर द डीओ। हायर द बीओडी लोअर द डीओ, ठीक है रे। हमने बात करी थी बायोमैग्निफिकेशन की कि पेस्टिसाइड आप क्या करते हैं, खेतों में आप डालते हैं, वो पेस्टिसाइड पानी के थ्रू कहां चलेगी? लेक्स में चलेगी, राइट।
जब मछलियां उस पानी में रहती हैं, ठीक है, लाइक प्लांट्स में गए, उन्होंने प्लांट्स को खाया, प्लांट्स में से वो क्या हुई, वो पेस्टिसाइड ना डाइजेस्ट होती ना बाहर आती, वो फैट एक्यूमुलेट्स उनकी फैट्स में जम जाती है। अब छोटी छोटी मछलियां हैं, अब बड़ी मछली ने ज़्यादा मछलियां कहीं छोटी छोटी, तो उसमें ज़्यादा वो पेस्टिसाइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ, ऊपर गया हाई ट्रॉफिक लेवल पे और ज़्यादा मामला खाया तो और ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऊपर फूड चेन में जाते जाते एक्यूमुलेट हो जाता है। इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इसका कारण कब देखा गया, मैंने बताया था, एक डाइक्लोफेनिक वल्चर्स रिप्रोडक्टिव नहीं कर पाए, उनकी पॉपुलेशन मामला खराब हो रहा है। अंडे तो थे, अंडे में बच्चे नहीं थे, ठीक है, तो ये कहानी है। तो लिख लो इसको कि द फेनोमेना थ्रू विच certain pollutants get accumulated, the phenomena through which certain pollutants get accumulated in tissues in increasing concentration along the food chain is called biological magnification. देखा बायो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब कुछ डिजीज हैं, हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ये जब पानी में मिलते हैं तो नई नई डिजीज करते हैं। तो लिख लो डिजीज कॉजेज बाय मिक्सिंग ऑफ हैवी मेटल इन वाटर, डिजीज कॉज्ड बाय मिक्सिंग ऑफ हैवी मेटल इन वाटर। तो लिखो मरकरी, क्या करता है मरकरी, हाँ अनुराग, हाँ सागर, मरकरी पॉइजनिंग क्या करती है, मीनामाता डिजीज। लिखो मरकरी पॉइजनिंग गिव्स आउट मीनामाता डिजीज। क्या होता है इसमें, नंबनेस हो जाती है, सुन्न पड़ जाते हैं, ठीक है, लिम्स, लिफ्ट, टंग, नंबनेस हो जाती है उसमें, ठीक है। कैडमियम पॉल्यूशन लिखो, कैडमियम लिखो सेकंड, कैडमियम पॉल्यूशन करती है इताई डिजीज, इताई, आउच, घुटनों में दर्द होता है, चलते हैं तो आउच निकलता है, जॉइंट्स में, तो इताई डिजीज। कैडमियम पॉल्यूशन गिव्स आउट इताई, इताई डिजीज। यस लिखो इसमें, ऑल्सो कॉल्ड आउच डिजीज, पेनफुल डिजीज ऑफ जॉइंट्स एंड बोन्स। और लिखो नाइट्रेट पॉइजनिंग और आउच डिजीज, जॉइंट्स एंड बोन्स, पेनफुल है। नाइट्रेट पॉइजनिंग कह रहे, नाइट्रेट पॉइजनिंग ट्रैकसूट कहाँ से लाए, ये हाँ यहाँ से नहीं है, हरियाणा से, कहाँ से, रहना से, रेवाड़ी। शिव नरेश के पास ही पहुंच गएगा सीधा। लिखो नाइट्रेट पॉइजनिंग, ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या करता है ये, बेबी ब्लू दिख जाता है, क्यों ऐसा, हेमोग्लोबिन में मिल जाता है नाइट्रेट, और मेथाइल हेमोग्लोबिन मिला बनाया था। लिख लो द मिक्सिंग ऑफ नाइट्रेट इन वाटर लीड्स टू react with hemoglobin which form मेथाहेमोग्लोबिन बनाया जाता है, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म उसकी, which forms METHA मेथहेमोग्लोबिन, METHAEMOGLOBIN which impairs oxygen transport। तो बच्चों में होता है ज्यादातर इन्फेंट्स में, इसलिए बेबी क्या दिखता है, ब्लू हो जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या था ये, नाइट्रेट पॉइजनिंग, ठीक है। अगला लिखो आर्सेनिक क्या करता है, ब्लैक फुट डिजीज, काले पड़ जाते हैं पाँव, ब्लैक फुट डिजीज। फ्लोराइड क्या करता है, स्केलेटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल
फ्लोरियोसिस, फ्लोराइड, स्केलेटल फ्लोरियोसिस, सॉरी स्केलेटल फ्लोरियोसिस, ये किससे होता है पूरा? फ्लोराइड। अब कुछ एक्ट लिखवा रहा हूं, ये जो एक्ट लिखवा रहा हूं इनकी सीधा ना डेट्स आती हैं, ईयर आता है एकदम डायरेक्ट। द इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया? 1968। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट आया, ठीक है भाई। इसके बाद आया वाटर, द वाटर एक्ट, पानी के साथ आया, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो इसे वाटर एक्ट भी कहते हैं। समझ रहे वाटर एक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तो ब्रैकेट में मामला है। आ रही है समझने? ऐसे आया एयर एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फलाना फलाना एक्ट इज इक्वल्स टू 1981। 1981। चौथा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। द एनवायरमेंट, बहुत बार आता है ये, प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसकी डेट याद कर जाओ। नॉइज पोल्यूशन किस में आएगा रे? वेरी गुड। और एनवायरमेंट में, तो नॉइज पोल्यूशन को 1987 में अमेंडमेंट किया और किस में डाल दिया? एयर। बोला नॉइज पोल्यूशन है टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। ये बात अगर तुम नॉइज पोल्यूशन बोलोगे मार्क्स जोड़ेंगे नहीं, एज पर द एयर एक्ट ऑफ 1971 फलाने ऐसे करके, और फटाक से बोलना शुरू किया। घबरा जाएगा भी सामने वाला लेक्चरेट में। जीटीओ मस्त सीधा पता क्या लिखा? एयर एक्ट बोला इस बंदे ने, पॉइंट लिखता है वो। तो 1987 में अमेंडमेंट हुआ, एयर एक्ट में नॉइज पोल्यूशन भी डाल दिया गया। और किस में डाला नॉइज पोल्यूशन? जो है पहले से एनवायरमेंट तो सभी आता है, इसमें भी है नॉइज पोल्यूशन। अरे क्या नाम है इसका? मनीष यादव। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई? 1952, 1988, ये याद है। 1988। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। वैसे लिखवा दिया है लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस लिखवा देते हैं इसमें। फॉरेस्ट पॉलिसी करवाइए ना पहले भी। देखो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, नाम लिखो। इफेक्ट नहीं लिखवा रहा, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है। देखो CO2, CH4, CFCs, HFCs, N2O। भैया CH4 ही मीथेन यस, इज अ ग्रीन हाउस गैस। यूज क्यों कर रहे हैं? बस कम से कम उससे कोल से अच्छी, कोल से अच्छी। ठीक है। CFCs, N2O। ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, O3। वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस है, H2O। ठीक है। जब डीप में क्वेश्चन आएगा तो 4-5 बोले कौन सी निम्नलिखित कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन है, सबसे ज्यादा मात्रा में CO2 है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में, जो खतरनाक है, जो कि ज्यादा डिजास्टरस है, अबंडेंट। CO2 नंबर पे, सेकंड पे मीथेन, थर्ड पे CFCs, फोर्थ पे N2O। ठीक है। ऐसे क्रोनोलॉजी वाइज लिखा है। बीच वाला S2O को थोड़ा अलग किया है मैंने। ठीक है। S2O से उसमें नहीं पूछेगा, पूछेगा क्रोनोलॉजी में से स्टार्टिंग की 4। ठीक है, ये हो गया। इसको हटाने के लिए लिख लो कि क्या लिखें? लिखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइंड इन 1987 is to 87 is to reduce ozone depleting substances
फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो 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 प्रोटोकॉल, दिसंबर 1977 is to reduce 1997 10 साल बाद is to reduce greenhouse gas emissions। देखो भाई, ओजोन है आपकी, बचाती है आपको, किससे बचाती है सुधीर? क्या क्या ओजोन यूवी रेज आती है है ना, तो ओजोन की थिकनेस है, जब उसकी थिकनेस कम हो गई उसे बोल दिया ओजोन होल है, वहां पे गड्ढा नहीं है, थिकनेस कम हो गई है कुछ कुछ जगह पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जैसे CFC HFC वगैरह, ये सब इनको कम करने की बात कही। किसमें करेगी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल इज वेयर? कनाडा। सॉरी मैं देखा नहीं। कोई नहीं है। कनाडा। मॉन्ट्रियल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा। हाँ, वो ओटावा। ओटावा। ये खत्म है भाई एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट इज ओवर।